सुविधाओं के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। संसद में आज परीक्षा व्यवस्था को लेकर के सियासत और सुधार दोनों आमने सामने। मुद्दा है एंटी पेपर लीक बिल, जो देश के करोड़ों छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। बीते कुछ सालों में पेपर लीक की घटनाओं ने परीक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मेहनत करने वालों लाखों अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ा, कई परीक्षाएं रद्द हुई हैं और सरकारों पर कार्रवाई को लेकर के दबाव भी बढ़ा है, अकाउंटेबिलिटी भी हुई है। चलिए, लोकसभा कार्रवाई जारी है, उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं, डिबेट पर आएंगे। लेकिन प्रियंका गांधी कुछ कह रहे हैं लोकसभा में। ना इस विधेयक पे पेपर लीक रोकने के कोई ठोस कदम है। इससे देश के युवाओं का भरोसा कैसे बनेगा? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं। नई नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी। आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है। और इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सच है। आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं। बस मुस्कुरा लीजिए। वो आपने भी चुनाव लड़ा। सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन ज़ी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जेनरेशन जागरूक है, समझता है। झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। इनका दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सच्चाई पर उतरना पड़ेगा। आपके शासन के चलते इस नौजवान पीढ़ी के साथ घोर अन्याय हुआ है, बर्बरता हुई है। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। शिक्षा विशेषज्ञों को इकट्ठा कीजिए, छात्रों, अध्यापकों, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर, अन्य विचारधाराओं के थॉट लीडर्स के साथ गहरी चर्चाएं करवाकर एक नई शिक्षा प्रणाली तैयार कीजिए। मौजूदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 8 महीने तो एग्जाम चलते हैं, अध्यापकों को पढ़ाने का समय नहीं मिलता। सिर्फ आरएसएस के लोगों से भरने की बजाय सिस्टम को शिक्षित, एजुकेटेड, उन्नत और उदार दृष्टिकोण के लोगों से भी भरिए, जिनकी योग्यता सिर्फ उनकी विचारधारा न हो। रोजगार पैदा करने के सख्त कदम उठाइए, इस पर फोकस करिए। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाइए, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार कीजिए, ताकि ये बच्चे जो मेहनत कर कर के भी अपने भविष्य नहीं बना पा रहे हैं, एक उज्जवल भविष्य का सपना देख पाए। अध्यक्ष महोदय, छात्रों को सड़क से हटाया जा सकता है, लेकिन उनके सवालों को नहीं। हर लाठी जो किसी लड़की पर, किसी लड़के पर चली है, वे बच्चों की पीठ से ज्यादा सरकार की साख पर पड़ी है। देश के नौजवान न्याय मांग रहे हैं, भीख नहीं। वे यहाँ सरकार गिराने नहीं, अपना भरोसा बचाने के लिए आए थे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहती हूँ, अपनी साख बचाइए, अपनी नीयत ठीक करिए, अपनी अकड़ का इलाज कीजिए, अपने वादों पर अमल कीजिए।
आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं। चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी, आपके उद्योगपति मित्रों द्वारा देश की संपत्ति की चोरी, किसानों की जमीन की चोरी, लेकिन सबसे बड़ी चोरी, हाँ ठीक है, सबसे बड़ी चोरी तब हुई। कहिए बोलिए। सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए, आपको मौका मिलेगा, आप जितनी भी चोरियों की बात करना चाहते हैं आप कर लीजिए, अभी मेरा समय है। सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य, उनके सपने चुराए गए। भविष्य की चोरी, सपने की चोरी किसी भी चोरी से कहीं बड़ी होती है महोदय। अगर देश का युवा निराश हो जाए, अगर देश का युवा निराश हो गया, उसकी उम्मीद टूट गई, तो सबसे बड़ी हार भारत की हार होगी। और हम कांग्रेस और विपक्ष के लोग जान दे देंगे, मगर भारत की हार नहीं होने देंगे। जय हिंद। सर अब तो मुस्कुरा लीजिए, भाषण खत्म। जी ने राहुल गांधी जी का स्पीच का चोरी कर लिया है, वो पूरा ड्रामा। बुला लो। अच्छा, तेजस्वी सूर्या। धन्यवाद स्पीकर सर। एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पे बोलने के लिए आप मुझे मौका दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के युवा इस संसद की ओर, हम सब की ओर देख रहे हैं। इस बहस से, इस चर्चा से क्या निकल कर आएगी। उस आम युवा जो घर से इस सदन को देख रहे हैं, उनको ये तूतू मेमे से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट किस सरकार में क्या हुआ, पिछले इतिहास में क्या हुआ, प्रदेशों में जब कौन राज कर रहा था तब क्या हुआ, उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। The student who is preparing for the next examination, he is more concerned about who is going to fix the system for the future, and he knows that this government under the Prime Minister Modi's leadership is trying to fix the system once and for all for the better for his future. अध्यक्ष जी, एजुकेशन इस देश में एक ऐसा महत्वपूर्ण लैडर है समाज में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, और आम परिवार को, ऑर्डिनरी परिवार को शिक्षा के अलावा दूसरा रास्ता होते ही नहीं। बाकी जो परिवार होते हैं, अमीर परिवार से आते हैं बच्चे, उनको कई सारे रास्ता होते हैं। पापा के बिजनेस होता है, उनको लाइफ में ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कई सारे। जी हाँ, लोकसभा की कार्यवाही जारी है और आप देख रहे थे प्रियंका गांधी बोल रही थी सदन में। प्रियंका गांधी बोलते बोलते यहाँ तक निकल गई, उन्होंने कहा कि अलग अलग एंगल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कि अलग अलग एंगल से वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा और देश के बच्चों का भविष्य जो है वो संवारना चाहिए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। प्रियंका गांधी ने तंज कसा। आइए अब डिबेट का रुख करते हैं। संसद में आज परीक्षा व्यवस्था को लेकर के सियासत और सुधार दोनों आमने सामने है। मुद्दा एंटी पेपर लीक बिल, जिस पर कार्रवाई चल रही है, चर्चा हो रही है, आप देख ही रहे हैं, जो देश के करोड़ों छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। बीते कुछ सालों में पेपर लीक की घटनाओं ने परीक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आपने भी देखा होगा, अब तक ये कहा जा रहा है कि करीब 45 बड़े पेपर लीक हो गए देश, छोटे मोटे तो कितने रोजाना हो रहे हैं। मेहनत करने वाले लाखों अभ्यर्थियों का नुकसान इसमें हुआ है। जो वर्षों से अभ्यर्थी मेहनत करते हैं उनका नुकसान होता है। कई परीक्षाएं रद्द हुई और सरकारों पर कार्रवाई को लेकर के दबाव भी बढ़ा।
इसी चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल लेकर आई है, जो कि अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन बिल के नाम से 2026 के नाम से जाना जा रहा है। सरकार का कहना है कि यह बिल पहले से लागू पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को और मजबूत करने वाला कदम है। सरकार के मुताबिक संशोधन का मकसद परीक्षा में नकल, पेपर लीक, संगठित गिरोह और अनुचित तरीकों पर सख्त कार्रवाई करना है। पहले से कानून है, लेकिन उसमें ध्यान देने योग्य बात है कि संशोधन को लेकर के विधेयक है। आइए मेहमानों का रुख कराऊं, मेहमानों को से परिचय करा देता हूं आपका। डिबेट पर चलेंगे। हमारे साथ दिनेश तिवारी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। दिनेश तिवारी जी का बहुत स्वागत मैं करूंगा। हमारे साथ समर सिंह जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। समर सिंह जी का बहुत स्वागत है। शेखर कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखर कुमार जी का बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले समर सिंह आपके पास ही जाऊंगा। समर सिंह जी, अभी हमने प्रियंका गांधी को सुना, वो कह रही हैं कि अलग अलग एंगल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो बना रहे हैं। ये तो मानना होगा समर सिंह जी कि सरकार संवेदनशील है, तभी तो इस पर चर्चा करा रही है। और अगर कुछ संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार चर्चा करा रही है और बच्चों के भविष्य को सुधारना चाह रही है, तो इसमें तो सहयोग करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, सरकार की जिम्मेदारी है बच्चों के भविष्य को संवारना। लेकिन क्या मजबूरी है सरकार की कि इतने सारे कानूनों के बाद में भी एक वर्ग पिछले 4-5 वर्षों के अंदर 150 से ज्यादा जो है पेपर लीक हो जाते हैं। इसके पहले भी नीट का पेपर लीक होता है। आप देखिए कि इनकी मंशा, जो बोलते हैं इंटेंट की बात यहाँ पर मैं हमेशा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जुमलेबाजी के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, गाय गोबर गोमूत्र के अंदर जो है उलझा के रखना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को उनका हक और अधिकार नहीं देना चाहते हैं। जब इस प्रकार के कुछ आंदोलन होते हैं तो इस प्रकार से वो नया कानून, कर्नाटक में हक मिल रहा है क्या छात्रों को? कर्नाटक में भी पेपर लीक हुए हैं, हिमाचल में भी हुए। बिल्कुल, वहां पर क्या कार्रवाई कर रही है कांग्रेस पार्टी की सरकार? बिल्कुल कार्रवाई चल रही है। आप बताइए कि कर्नाटक के अंदर जो 2023 के अंदर जो पेपर लीक हुआ था, उनके किसी भी एक व्यक्ति की अगर जमानत हुई हो तो बताइए आप, अगर आपके पास डाटा हो। लेकिन वही हाँ। 2024 में जो नीट पेपर लीक हुआ था, इससे पूर्व जो नीट पेपर लीक हुआ था, हाँ। उसमें 45 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होती है, चार्जशीट में उनके नाम होते हैं। उसमें से 44 लोगों को बेल मिल जाती है। कैसे? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ही ये काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो बिहार से आते हैं, उनका खूब वीडियो वायरल हुआ था कि आप तो नाम बताइए कौन सा पेपर हमको लीक कर। अभी तो ये हो रहा भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में। आपकी सरकार थी तो किसका संरक्षण था फिर, जो पेपर लीक होते थे? मेरे पास तो डेटा है, मेरे पास तो डेटा है ये कह रहा है कि अभी तक बड़े 45 पेपर लीक हो चुके हैं इस देश में। छोटे मोटे तो मतलब गिनती छोड़ दीजिए। छोटा मोटा क्या है? बच्चे का भविष्य 1991, 97, 2003, 2004, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22 साल गिनते जाइए। हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास में जानकारी है तो बताइए कि कांग्रेस के कार्यकाल में कितने पेपर लीक हुए हैं और उन पे सजा के मतलब। दिनेश तिवारी जी बताइए कितने पेपर लीक हुए हैं कांग्रेस की सरकार में? बताइए दिनेश तिवारी जी। रेट बताइए, कन्वेक्शन रेट। दिनेश तिवारी जी बताएंगे, बोलिए तिवारी जी बोलिए। बोलिए सर, आवाज मिल पा रही है? दिनेश तिवारी जी आवाज मिल पा रही है सर आपको? कांग्रेस तो इसी के लिए जानी जाती है। हाँ ठीक है। कांग्रेस का काम था, कांग्रेस के समय में तो लीक में क्या रोज प्रतिदिन अखबारों में छपा करता था। कांग्रेस का वो था, इतिहास था। कांग्रेस के जो इतिहास थे, कांग्रेस के इतिहास से भ्रष्टाचार से संख्या बताइए। हजारों को बैठना पड़ा धरना पे। नहीं, वो तो वो कह रहे हैं संख्या बताइए। वो धरना प्रदर्शन जो है और सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। आप तथ्य सही रखिए, आपसे निवेदन है, आप तथ्य सही रखिए। लोकपाल बिल के लिए जो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, भ्रष्टाचार को लेकर हुआ था।
ठीक है, जिसमें आप कुछ भी साबित नहीं कर पाए। आपसे एंकर महोदय ने पूछा है कि कितने पेपर कांग्रेस कार्यकाल में लीक हुए हैं और उसमें कन्विक्शन रेट कितना है। आप नहीं बता पाएंगे तो मैं बता दूं। समर सिंह जी, नहीं, राजस्थान में जो पेपर लीक हुए हैं उस पर तो सरकार जवाब हाँ? दे नहीं पाई, अशोक गहलोत कुछ बोल नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। भाई आपकी सरकार थी तो उस समय पेपर लीक होते थे तो आपने क्या कोई कार्रवाई किया? आपने 1992 में और 2010 में जो शिक्षा का जो बदलाव करने का जो अमेंडमेंट लेकर के आए थे, भारतीय जनता पार्टी उस पर 2024 को उस पर सुधार करना चाहती थी, तो आपने क्यों नहीं संसद में भाग किया? क्यों भाग रहे हैं पीछे? क्यों कठोर कानून नहीं बनने दे रहे हैं? आज भी तो आप संसद में वही कर रहे हैं, आज भी आप वही कर रहे हैं, आज भी आप संसद पर मूल मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। छात्रों का भविष्य कैसे उज्जवल हो, कैसे निकल पर जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर कार्रवाई कैसे हो, क्या क्या प्रावधान बने, इस पर आप क्यों नहीं आते हैं? कहने को तो आप कहते हैं कि राधा कृष्ण कमेटी का लागू किया जाए, लेकिन कैसे लागू होगा? आपने कभी इस पर चर्चा किया? ऐसा क्यों हो रहा है समर सिंह जी, ऐसा क्यों हो रहा है जब सब कुछ सरकार? आप लोगों ने एक मांग उठाई कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, सीजेपी का प्रोटेस्ट हॉल्ट हो गया, सरकार संवेदनशीलता से एक विधेयक लेकर आई है कि इस पर चर्चा की जाए, संशोधन जो उसमें है वो जो माफिया हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस पर आप लोग सहयोग क्यों नहीं दे रहे हैं? किस प्रकार का सहयोग आपको चाहिए बताइए ना। कल जिस तरह के से शोर शराबा हुआ, सदन की कार्रवाई, दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, चर्चा कर लेते बैठ के। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, चर्चा होना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, ढोंग नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी कुछ भी होता है आके दो आंसू टेसू बहा देते हैं और जो है तो समस्या का निराकरण मान लेते हैं। आप मुझे बताइए कि आपने एक तरफ आप बोल रहे हैं कि आप संवेदनशील हैं, वहीं पर जहां पर 21 बच्चों की मृत्यु हुई है इस पेपर लीक के कारण, उसका जो गुनहगार है धर्मेंद्र प्रधान, जिसको इस शासन द्वारा कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, जो इस पूरे कार्य के लिए जिम्मेदार है, वो प्रमुख व्यक्ति उसका स्वागत करते हैं। ये इन लोगों की मानसिकता है। ये बिल्किस बानो केस के अंदर जिसके बच्चे को पेट से काट कर निकाल लिया गया, अजन्मा बच्चा को, वो उसके जो आरोपी छूटते हैं उनका स्वागत करते हैं। आप इनकी मानसिकता समझिए। हम किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पीछे नहीं है। हम चाहते हैं कि बिल बने, मजबूत बने, लेकिन उसके पीछे सरकार की मंशा में दिखना चाहिए। ये जो बिल आज लाने की बात कर रहे हैं, जो संशोधन की ये बात कर रहे हैं, कि जनता को, युवाओं को, अभिभावकों को, शिक्षकों को बेवकूफ बनाने वाला है। अगर सरकार अच्छा ऐसा है क्या दिनेश तिवारी जी? एक लाइन कांग्रेस पार्टी को डर है, कांग्रेस पार्टी को डर है, डर आपको होगा। 2026 का जो बिल आएगा, जोड़ा करिए, जो प्रावधान किया जा रहा है, इसमें कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो जाएगी। कांग्रेस को हम नंगे लाएंगे, कांग्रेस के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। इसीलिए कांग्रेस जो है इस बिल पर चर्चा नहीं करना चाहती है, बार बार संसद में वॉकआउट करते हैं, खूब हल्ला करते हैं और झूठी बातें कहते हैं। अरे जब आप चाहते हो बिल, तो आप बताओ ना, केरल में तो पेपर लीक हुआ, क्या कार्रवाई की आपने? केरल में कौन सा पेपर लीक हुआ दिनेश जी? केरल में कौन सा पेपर लीक हुआ? केरल में कौन सा पेपर लीक हुआ? केरल में कौन सा पेपर लीक हुआ? नहीं, लीक हुआ नहीं, लीक हुआ ये अलग बात है, लेकिन लीक क्यों हो रहे हैं ये बात है ना समर सिंह। क्यों मेरे मित्र, ये इनसे पूछे केरल में कौन सा पेपर लीक हुआ, उसके बाद आगे सारी डिबेट होगी। अरे आप देख लेना, भाग देख लीजिए, बताइए ना कौन सा पेपर लीक हुआ। झूठ क्या बताइए ना, मैं कह रहा हूं, आप भाग देखिए, झूठ कह रहे हैं यहाँ पर। मीडिया चल भी रहा है, अरे सोशल मीडिया, वो भी सोशल मीडिया पे आपकी पार्टी वाले मूर्ख लोग ही बैठे हुए हैं। सच्चाई बताइए, सब बैठे हुए हैं। केरल में आपकी सरकार है क्या समर सिंह? केरल में सब है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। इतना डिफेंड क्यों कर रहे हैं समर जी? मैं ये कह रहा हूँ, इतना डिफेंड आप क्यों कर रहे हैं केरल को? केरल में पेपर लीक हुआ है चाहते हैं। अरे कौन सा पेपर लीक हुआ? पेपर का नाम बताइए, पेपर का नाम बताइए। अच्छा छोड़िए ना, केरल को क्यों इतना डिफेंड कर रहे हैं? केरल को क्यों इतना डिफेंड कर रहे हैं? केरल में कौन सा पेपर लीक हुआ बताइए। उसको केरल में कौन सा पेपर लीक हुआ बताइए। तो क्यों नहीं तैयार होते आप? जो है केरल में कौन सा पेपर लीक हुआ?
मैं इसके आगे जब तक बात चलिए, ठीक है। ये नहीं बताएगा। मैं दोनों राजनीतिक मेहमानों के पास आऊंगा, आप दोनों लोग के पास आऊंगा, दोनों लोग के पास आऊंगा। मैं शेखर जी से कमेंट ले लूं। शेखर जी, आप वाद विवाद और पक्ष विपक्ष अपने आप में आरोप प्रत्यारोप तो कर ही रहे हैं, लेकिन मूल सवाल अभी भी देश के बच्चों के भविष्य के सामने यही है कि कब तक ये पेपर लीक होते रहेंगे। क्या उसके लिए ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे इंडिया ब्लॉक हो, चाहे एनडीए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए कम से कम? देखिए, ये सारा का सारा मामला राजनीति का है। सबसे पहले ये जो नया कानून आया है, ये इस पूरे आंदोलन में किसी ने भी नहीं मांगा था। ये सरकार अपने आप लेकर आई है और बड़ी अफरा तफरी में लेकर आई है। जो आंकड़े मांगे जा रहे थे, जो कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ता जिस पर लड़ रहे थे, मैं आपको आंकड़े दे देता हूँ 45 केसेस का। इनमें से 23 भाजपा के राज में हुए जी, 8 अन्य सरकारों के टाइम पे, और बाकी जो 14 जो है वो हुए हैं इनके कांग्रेस सरकार के टाइम पे। इसमें 1658 लोग गिरफ्तार हुए, 925 मामलों में चार्जशीट दाखिल करी गई 925 लोगों के खिलाफ। 2 केसों में सिर्फ सजा हुई है, दोषी 18 लोग अभी तक पाए गए हैं और 32 लोग बरे हो गए, बाकी केस पेंडिंग है। अच्छा, इस बिल में जो प्रावधान जो है वो प्रावधान कुछ ऐसे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होंगी, स्पीडी ट्रायल होगा, इस वजह से कानून बहुत अच्छा है। तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो 2024 में जो नीट का जो ये घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ, सरकार ने बताया इसका आरोपी है संजीव मुखिया। संजीव मुखिया को 1.5 साल के अंदर अभी 23 जुलाई को उसको बरी कर दिया गया, क्योंकि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं थे उसके खिलाफ। यानी कि नीट का पेपर लीक करने का कोई जिम्मेदार नहीं हो। तो सरकार जो कह रही है हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, ये तो फास्ट ट्रैक में 1.5 साल में तो मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही होता है, ये बहुत कम टाइम में हो गया। लेकिन संजीव मुखिया तो बरी हो गए। मसला ये है कि नया कानून लाना ऐसा ही है जैसे किसी एक अपराध के लिए आप कह दे कि इस व्यक्ति को फांसी होनी थी, हमने तो उसी सेम व्यक्ति को 2 बार फांसी का प्रावधान करा दिया, जो कि बिल्कुल इलॉजिकल है। यहाँ पर मुद्दा ये है कि कानून आप नया लाए या ना लाए, जो पुराने कानून है उसके लिए आपके इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या कर रही हैं, आप कोर्ट में उसको किस तरीके से रख पा रहे हो, आपका एविडेंस कलेक्शन किस तरीके से है, इसमें ये सरकार देखिए पूरी तरीके से नाकाम है। यही तो कर रही है सरकार। बड़े बड़े कानून है, फास्ट ट्रैक बनाने की कोशिश हो रही है। कानून बता देता हूँ, फास्ट ट्रैक बनाने की कोशिश। इस देश में एक पीएमएलए का कानून है, बहुत सख्त कानून है। उस पीएमएलए के कानून में किसके कन्विक्शन होती है, किसी की नहीं होती। आप सेटिंग चीफ मिनिस्टर्स को उठा के जेल में डाल देते हैं और हेमंत सोरेन, केजरीवाल बाहर आ जाते हैं बरी होके। बाकी भी आप बाकी के केस में कन्विक्शन आपका बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 है। यहाँ पॉक्सो का एक कानून है, बच्चों के लिए बड़ा एक बेहतरीन कानून है, बहुत उनकी सुरक्षा के लिए अहम कानून है। अभी दिल्ली में सबने देखा ना, वहां नाबालिग बच्चों के साथ क्या क्या हो गया, देश के राजधानी में हो रहा है, सारे कैमरे में रिकॉर्डेड, कहीं कोई बॉक्स ऑफिसर नहीं रखा। कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। शेखर कुमार, कानून चाहे शेखर जी मैं रोकूंगा सर आपको। आपने कहा कि नाबालिग बच्चों के साथ क्या हुआ, ये आपने तो कह दिया, लेकिन सर इसमें एक पक्षी हम ना देखें, जो अराजक तत्वों ने किस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल एंटी इंडिया आर्मी के खिलाफ, फौज के खिलाफ जिस तरीके से आग उगला, जहर उगला है, उसकी भी तो निंदा होनी चाहिए सर। प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह से अश्लील टिप्पणी की गई, मैं आपको बताता हूँ। वहां पर जो हिंसा हुई है, वहां पर एक तो लोग पुलिस की वर्दी में थे, दूसरा कुछ सादी वर्दी में थे। जो सादी वर्दी में थे वो तो देखिए कानून का, दिल्ली पुलिस मैनुअल, दिल्ली पुलिस रूल्स और DK बासु जजमेंट का क्लियर वॉयलेशन था। तो अगर वो पुलिस कर्मी होते तो कमिश्नर साहब उन पे कोई ना कोई कार्रवाई करते, नहीं करी क्योंकि वो पुलिस कर्मी नहीं थे। ये संघ और भाजपा के गुंडे थे, जो कि बार बार इनके वीडियोज आए कि पुलिस वाले खड़े जय श्री राम के नारे लगा रहे, कह रहे कॉकरोचों को मसल देंगे। मैं आपको नाम बता देता हूँ। अच्छा, तो संघ और भाजपा के गुंडे थे, तो संघ और भाजपा खुद उन गुंडों के पीछे पड़ी हुई है क्या? आप इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, ये 20 तारीख से पहले भी यही बच्चे थे, 20 के बाद भी वही बच्चे थे। ना पहले हिंसा हुई ना बाद में हिंसा हुई। दक्ष चौधरी, सत्यम पंडित जैसे लोग
दुनिया भर के इनके वीडियोस वायरल है। क्या कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। दिल्ली पुलिस का, अगर वो पुलिसकर्मी थे और अगर वो ड्रेस कोड का, यूनिफॉर्म कोड का वायलेशन कर रहे थे, पुलिस कमिश्नर साहब ने क्यों कार्रवाई नहीं करी? क्योंकि पुलिसकर्मी थे ही नहीं। मतलब सर, देखिए मतलब कोई मुझे सुबह नहीं है, क्योंकि देखिए विपक्ष के लोग तो पुलिस के साथ जाएंगे नहीं। हाँ। पुलिस वहां पे दिख रहा है और पत्रकार पिट रहे, समदीश पिटे हैं, अभिनव पांडे पिटे हैं। किसी पत्रकार का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी पत्रकार के नाम को लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं दिनेश तिवारी जी से जवाब ले लूं। दिनेश तिवारी जी बताइए जरा, अब ये कह रहे हैं, आप शेखर जी कह रहे हैं कि इसमें संघ और भाजपा के लोग थे जिन्होंने अराजकता फैलाई है प्रोटेस्ट में घुस करके अंदर। देखिए, उनकी बात एकदम गलत है। भारतीय जनता पार्टी का कोई न संघ का कोई व्यक्ति न था वहां पर। वहां जो थे, जो कांग्रेस के हमारे जो गुंडे, लाए हुए गुंडे थे, जो अदत्त थे, माफिया थे, गैंगस्टर थे। अच्छा, अब आप कांग्रेस के दिल्ली गुंडे पुलिस इसकी जांच कर रही है, उसके गुंडे दिल्ली पुलिस उनको सपोर्ट करती थी, उन लोगों ने दिल्ली पुलिस का कांग्रेस को सपोर्ट करती है। आग लगाया और लोगों, पुलिस वालों को मारा। अरे भाई, अगर शांतिपूर्वक छात्र थे तो ये करने की आवश्यकता क्या थी? कौन थे वो चेहरे जो थे, वो कांग्रेस और अन्य जो साथी थे उनके द्वारा लाए हुए गुंडे थे। बताइए समर सिंह जी, कौन थे वो? समर सिंह जी बताइए, कौन थे वो? थप्पड़ मारता दिखा कौन है? दिल्ली पुलिस के सचिव राठी। अच्छा, समर सिंह जी बोलिए। समर जी बताइए। प्रधानमंत्री चाहते थे। आपको देखे, आपको इस देश में छात्रों को क्या संदेश दे रहे हैं? डंडा डालता हुआ दिख रहा है वो SHO राठी, वो डीसीपी महिला को थप्पड़ मारता दिख रहा है। कहाँ वो प्रोवोकेटर है? महिलाओं के सर पे डंडा मारा जा रहा है, 13 साल के बच्चे को पीटा जा रहा है। आप जबरदस्ती आपकी देखिए, दिल्ली पुलिस पैलेट गन चला रही, पैलेट गन। सरकार ये क्या आतंकवादी थे? पैलेट गन जिस पे चलाई वो कौन था? मैं दिनेश तिवारी जी, एक मिनट शेखर जी रुकिए। दिनेश तिवारी, मैं मानूंगा कि अराजक तत्व उसमें घुसे थे, एंटी इंडिया एलिमेंट उसमें घुसे थे प्रोटेस्ट में, लेकिन जवाबदेही तो, जवाब एक मिनट रुकिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो तय होनी चाहिए ना। अकाउंटेबिलिटी तो तय होनी चाहिए ना कि क्यों वहां पर इस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं कि डंडे बरसाए गए, और जो शेखर जी कह रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। कौन जवाब देगा उसका? जवाबदेही कौन, किसकी तय होगी? नहीं, जवाबदेही तो देखिए पुलिस जांच करेगी। वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि तो पुलिस जो कंप्लेंट दी हुई है डीजीपी लांबा और SHO राठी, जो पुलिस वाले आइडेंटिफाइड है, क्या करा दिल्ली पुलिस ने? वो असामाजिक तत्व थे, जो असामाजिक तत्व हैं वो हमारे देश में कह रहे हैं। उनको जो है क्या बोलते हैं, संत जी को जो है कहते हैं, प्रेमानंद महाराज कहते हैं, महाराज क्यों लिखते हैं हिंदू नहीं हैं, हम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, भारत के टुकड़े टुकड़े करेंगे, संसद उखाड़ फेंकेंगे। इनमें से कोई नारा वहां पे नहीं लगा है, सिर्फ 4 नारे वहां पे अलाउड थे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भीम, और कोई नारा अलाउड नहीं था वहां। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते लगाने वाले आपके लोग नहीं, बिल्कुल नहीं। शेखर कुमार बच्चों को गाली सिखाने वाले। एक मिनट रुके शेखर कुमार जी, ये जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ वंदे मातरम के नारे लगे हैं, सिर्फ वंदे मातरम के नारे लगे हैं, देशभक्ति के नारे लग रहे हैं, बिल्कुल गलत है। शेखर जी रुकिए, आप जो कह रहे हैं सिर्फ वंदे मातरम के नारे लगाए गए, ऐसे वीडियोस हैं जो अभी हम दिखा भी नहीं सकते हैं। टेलीविजन का प्लेटफॉर्म है ये, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, कोई भी देखे तो उसे शर्म आ जाए। अश्लीलता की पराकाष्ठा, गंदी गालियां दी गई, ऐसी गालियां दी गई सिखाने वाले देश के खिलाफ, देश की सेना के खिलाफ दी गई। संसद में सिखाते यूथ आइकन योगी है, जो नेशनल टीवी पे। अच्छा, यूथ आइकन योगी देश के सेना के खिलाफ भाषा देते हैं क्या? योगी आदित्यनाथ को आपने कभी देखा है क्या देश की सेना के खिलाफ लोगों को भड़काते हुए, देश की सेना के खिलाफ बोलते हुए? एंकर महोदय, देश की सेना के खिलाफ कौन सा वीडियो, कौन सी बात मन से बोली गई है? सोशल इनकी वर्दी में लोग आए थे, इंडियन आर्मी के खिलाफ बोली गई है। शेखर कुमार जी, आपको देखना होगा, एक आईने से नहीं देख सकते ना। समर सिंह जी क्यों चुप हैं? समर जी बोलिए जरा, आप भी बोल लीजिए।
हमारे पास तो कहने के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि आपके पास समय खत्म हो जाएगा। बोलिए। वैसे भी हमारे पास तिवारी समय जी से कम। बात चालू करता हूँ। हाँ। सुनिए हाँ। इत्मीनान से सुनिए। हाँ। दिनेश तिवारी जी से चालू करता हूँ कि दिनेश तिवारी जी का जितना भी ज्ञान है ये व्हाट्सएप और फेसबुक पे फैलाई गई अफवाहों का ज्ञान है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा केरल के अंदर एक मिनट समझ सिंह जी, आपने केरल को लेकर पूछा था। केरल को लेकर के जो मेरे पास है, 2018 में पेपर लीक हुआ फिजिक्स का, 2025 में एसएसएलसी का 10वीं का पेपर लीक हुआ, 24 में +2 मॉडल एग्जाम पेपर लीक हुआ। स्कूल स्तर की बात करने जाएंगे तो क्या स्कूल स्तर को छोड़ दिया जाए? स्कूल के बच्चे नहीं। आप मेरे मित्र ऐसी बात करेंगे तो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। आप भी एक तरफा बात ना करें, क्योंकि आपके नहीं, एक तरफा नहीं, जो तथ्य है, जो फैक्ट है वही बोलेंगे ना। अब आप कहेंगे कि एंटी इंडिया एलिमेंट नहीं थे प्रोटेस्ट में, तो इसे दरकिनार तो किया नहीं जा सकता है ना, इसे तो हम बोलेंगे ही ना। मेरी बात हाँ बोलिए। अगर पहले तो पूरा मौका दिया जाए। हाँ बोलिए। और कम से कम पोलर ना हो जाए। आपको दोनों तरफ देखना पड़ेगा। नहीं, दोनों तरफ देख रहे हैं। जो चीजें हैं उसको बोला जाएगा। अगर एंटी इंडिया एलिमेंट है प्रोटेस्ट में, सीजेपी के प्रोटेस्ट में, तो उसको बोलना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, अगर ऐसे कोई एलिमेंट थे तो वैसे वीडियो लोगों तक क्यों नहीं पहुंचे? नहीं, दिल्ली पुलिस कह रही है करीब 2000 से अधिक। दिल्ली पुलिस तो कह रही है ना 2000 से अधिक ऐसे लोग हैं जो आपराधिक शख्सियत रखते हैं। आप बीच में बोलेंगे, बोलिए, तो हमारी बात दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएगी। बोलिए। वहां पर किसी प्रकार की देश विरोधी बातें नहीं की गई। ये सरकार ने कबूला, आप स्टूडियो पे कबूल नहीं सकते, ठीक है। दूसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा है कि देयर वाज नो फॉरेन फंडिंग वाज इन्वॉल्व्ड। आप ये नहीं कह सकते कि उसमें विदेशी पैसा लगा था। आप कोई ऐसा वीडियो अभी तो FCRA आ रहा है। सुनिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि पूरा मौका देना पड़ेगा। तो आप एक ऐसा वीडियो, आपके पास बहुत सारे वीडियोस होंगे, एक ऐसा वीडियो चला दीजिए जिसके अंदर भारत के खिलाफ कोई नारा लगा हो। वो वीडियो चलाई नहीं जा सकती है ना यहाँ पर, सोशल मीडिया पर खुद जाकर चेक कर लीजिए। सोशल मीडिया पर कीर्तिमान जी आपको बार-बार तो मुझे मना करना पड़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चेक कर लीजिए, आप एक वीडियो बताइए। और पहली बात है कि भारत के विरोध में कोई नारा नहीं लगा, और जो है भारतीय जनता अच्छा ये बताइए, भारत के विरोध में कोई नारे नहीं लगाए गए। जेएनयू की प्रोफेसर मंच पर जाकर ये कहती हो कि भारत माता तो है, भारत के पिता कौन है? ये क्या है? भारत विरोधी नहीं है। भारत के पिता बता दिया मोदी जी ने, भारत के पिता तो इजराइल है। भारत माता और भारत के पिता पूछा जाएगा उस मंच से। पिता इजराइल है, पिता तो महात्मा गांधी है। अब महात्मा गांधी कम से कम समझ लो। ये हम नहीं कहते, महात्मा गांधी भी नहीं समझना चाहते हो भाई। देखिए, आपको डिबेट करवानी है तो पूरी बात सुनिए, हमारी बात को रखने का पूरी बात सुनिए तो लॉजिकल बोलेंगे ना सर। आपके हाथ जोड़ते हैं, मौका भी दिया जाए हमको हमारी बात रखने का। बोलिए। आपने कहा कि भारत के विरोधी नारे लगे, मोदी के विरोध में लगे हैं, इस बात को मानते हैं। मोदी जी को कम से कम हजारों करोड़ों गालियां दे दी होगी लोगों ने, हम ये भी मानते हैं, ठीक है। सरकार के खिलाफ बोला है, हम ये भी मानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दलाल और पता नहीं क्या कहा जाए, मैं जो आपके चैनल पर नहीं कह सकता हूं, लेकिन देश, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इसके नाम पर एक नारा आप बता दीजिए। मैं कल से डिबेट करना छोड़ दूं। अभी मैंने बताया, एक नारा अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने बताया आपको, ये भारत के पिता क्या होता है? समय दीजिए 1 मिनट का। ये भारत के पिता क्या होता है? अभी तो मैंने आपको बताया। भारत के पिता इजराइल होते हैं, मोदी जी ने कहा। आजादी के नारे लग रहे हैं। सुनिए, फादरलैंड है आपका इजराइल, मोदी जी कहते हैं। तो मतलब आप भारत से जोड़ देंगे उसको? आप भारत से जोड़ देंगे उसको? हम थोड़ा, अब राष्ट्र, हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है फादरलैंड, नहीं तो आप भारत से थोड़ी जोड़ देंगे। देखिए, आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन कीजिए। इस गवर्नमेंट ने ही ना परमिशन दी है, इस सरकार ने परमिशन दी कि नहीं आंदोलन करने की? लोकतंत्र है कि नहीं? सरकार के मंत्री ने इस्तीफा दिया कि नहीं? अब तो आप मानेंगे कि लोकतंत्र है इस देश में। लिया गया, हमने देखा है। शेखर कुमार जी कुछ बोल रहे हैं, शेखर कुमार जी बोलिए। धर्मेंद्र प्रधान में शर्म का शब्द नहीं है कि उसके बाद में स्वागत करवा रहा है। चलिए शेखर कुमार जी कुछ कह रहे हैं। शेखर कुमार जी देखिए, स्वागत करवा रहा है अपना। 1 मिनट। आज ऐसा है इस देश में, इस डिबेट में यह इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए संदेश दिए इंस्टाग्राम पे। जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, देश के दुश्मनों को जाकर उन्होंने जूस पिलाया। क्या कहना चाह रहे हैं आप?
अगर वहां पे देश के दुश्मन थे तो भारत की सरकार ने घुटने टेक दिए, मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। देश के दुश्मनों के कहे पे देश चल रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप प्रधानमंत्री पे, जेपी नड्डा पे सवाल उठा रहे लाइव डिबेट पे, उनको नहीं पता। और यहाँ भाजपा प्रवक्ता को सब पता है कि वहां एंटी नेशनल थे, मंत्री जाएगा वहां, प्रधानमंत्री उनके लिए संदेश देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? लास्ट कमेंट बीजेपी ये देश में दिनेश तिवारी जी, लास्ट कमेंट दीजिएगा। जवाब दीजिए जल्दी है, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा, समय कमी है। जल्दी से दिनेश तिवारी जी जवाब दीजिए तुरंत, संक्षेप में। प्रधानमंत्री जी ने अपना एक सेल्फी वीडियो डाला था, इंस्टाग्राम में भी डाला था, छात्रों से अपील किया था। उन्होंने कहा था छात्र थे या देश पेपर लीक होना और छात्रों के ही नहीं, अभिभावकों के लिए भी बड़ा कष्टदायक होता है। चलिए ठीक है, हमारे पास समय कमी है। माफी के साथ तीनों मेहमानों को मैं, दिनेश तिवारी जी माफी के साथ आपको, और शेखर कुमार जी, समर सिंह जी, आप सबका बहुत धन्यवाद। इस डिबेट को वाइंड अप करना पड़ रहा है यहीं पे क्योंकि समय कमी है हमारे पास। और देखिए इस वक्त विपक्ष और पक्ष में लगातार गतिरोध देखने को मिल रहा है। आज चर्चा भले सार्थक हो रही हो, लेकिन देश का भविष्य यही चाहेगा कि उसका भविष्य जो है वो सुरक्षित हो, कम से कम राजनीति इस मुद्दे पर न हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।